टाटा भरोसे का नाम है। आप नमक खाते हैं तो टाटा का, और इसे देश का नमक कहते हैं। चाय पीते हैं टाटा की, गाड़ी चलाते हैं टाटा की, बिल्डिंग में रहते हैं टाटा की। नमक से लेकर 5 स्टार होटल तक, सुई से लेकर पाइप तक, नैनो से लेकर हवाई जहाज तक, टाटा का राज हर जगह है। और टाटा का सबसे बड़ा नाम है रतन टाटा। 82 साल के रतन टाटा के पैरों में जब इन्फोसिस के चीफ नारायण मूर्ति झुके तो दुनिया हैरान रह गई। लेकिन ये रतन टाटा की शख्सियत और उनका विजन ही है कि टाटा देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है। फोर्ब्स ने रतन टाटा को वर्ल्ड्स टॉप 100 लिविंग माइंड्स में शामिल किया है। भारत के सबसे शानदार बिजनेसमैन का जब फोर्ड के मालिक ने मजाक उड़ाया तो रतन टाटा ने तय किया कि वो टाटा मोटर्स को दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी बनाएंगे। और कुछ ही सालों में उन्होंने फोर्ड की जगुआर और लैंड रोवर पर टाटा का स्टिकर चिपका दिया। $160 बिलियन की इस कंपनी का बोर्ड कोई भी हो, उसकी बागडोर रतन टाटा के हाथों में ही होती है। 28 दिसंबर 1937 को सूरत शहर में रतन टाटा का जन्म नवल टाटा और सोनू टाटा के घर पर हुआ। लेकिन जब रतन टाटा सिर्फ 10 साल के थे तभी उनके माता पिता ने अलग होने का फैसला किया। तब जमशेद जी के बेटे रतन टाटा की पत्नी नवाज बाई, जो रतन टाटा की दादी थी, उन्होंने इन्हें गोद ले लिया। रतन टाटा का कहना है कि उनकी जिंदगी में उनकी दादी नवाज बाई टाटा की बहुत अहम भूमिका है। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और फिर शिमला के बिशप कॉनन स्कूल से पूरी की। फिर वास्तुकला में बीएस की पढ़ाई पूरी करने के लिए सन 1962 में कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी चले गए। 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम की पढ़ाई रतन टाटा ने पूरी की। इस दौरान रतन टाटा को यूएस की कंपनी आईबीएम से जॉब ऑफर मिला तो उन्होंने पहले तो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सिर्फ 15 दिनों में उन्हें समझ में आ गया कि हिंदुस्तान से बेहतर कुछ नहीं। उन्होंने नौकरी छोड़ी और भारत आ गए। आज पूरी दुनिया में रतन टाटा का नाम सबसे कामयाब बिजनेसमैन में शुमार किया जाता है। लेकिन सच ये है कि रतन टाटा को ये सब आसानी से नहीं मिला। इसके लिए उन्होंने बिजनेस को नीचे से ऊपर तक समझा, परखा और जाना। 1961 में रतन टाटा ने सबसे पहले जमशेदपुर की टाटा स्टील कंपनी में काम करना शुरू किया। वहां उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस और मजदूरों के साथ मिलकर बेलचे से चूना कंकड़ हटाने तक का काम किया। जब रतन टाटा को 1971 में घाटे में चल रही राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी यानी नेल्को की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब बाजार में इस कंपनी की हिस्सेदारी 2% और घाटा 40% था। रतन ने जेआरडी टाटा को सजेशन दिया कि उन्हें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के बजाय टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। जेआरडी टाटा ने रतन की इस बात को माना और रतन ने 5 साल के दौरान ही बाजार में नेल्को की हिस्सेदारी 2% से 40% पहुंचा दी। यहीं से रतन टाटा के फैसलों का सभी लोहा मानने लगे। जब 1977 में टाटा ग्रुप की एक कपड़ा मिल, एक्सप्रेस मिल, उन्हें सौंपी गई, तब इस कंपनी का हाल भी बहुत बुरा था। रतन टाटा ने कंपनी में अपना हाथ आजमाया और इसे फायदे का सौदा बना दिया। यहाँ भी रतन टाटा को बेहद मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ा। रही सही कसर यूनियन स्ट्राइक ने पूरी कर दी। रतन टाटा ने इस कंपनी में मॉडर्नाइजेशन किया और जल्द ही इसे मुनाफे पर लेकर आए। टाटा ग्रुप का भरोसा इसके बाद रतन टाटा पर और बढ़ गया। 1991 में जेआरडी टाटा रतन टाटा की जगह रूसी मोदी को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाना चाहते थे। रूसी पहले से ही टाटा स्टील्स के चेयरमैन थे और हिंदुस्तान के बेहतरीन चेयरमैन्स में उनको शुमार किया जाता था। जेआरडी टाटा ने तैयारी कर ली थी कि टाटा स्टील के साथ ही रूसी को ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टेल्को का भी चेयरमैन बना दिया जाए। इससे रूसी का दावा टाटा ग्रुप पर और भी बढ़ जाता, लेकिन ये खबर लीक हो गई। तब टेल्को के चेयरमैन सुमंत मुलगावकर, जिनकी तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी, इस खबर को सुनते ही भड़क गए। उन्होंने तुरंत कंपनी का चार्ज लिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रतन टाटा को डिप्टी चेयरमैन बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिया। जेआरडी चाहते थे कि रतन टाटा रूसी मोदी के नीचे काम करें, लेकिन रतन टाटा अड़ गए कि वो सुमंत मुलगावकर के साथ ही रहेंगे। टेल्को में उनका काम शानदार रहा।
जल्द ही ये कंपनी टाटा स्टील को पीछे छोड़कर ग्रुप की नंबर 1 कंपनी बन गई। जे.आर.डी. टाटा अब रतन टाटा से बेहद खुश थे। रतन टाटा ने रूसी टाटा को ग्रुप से हटाने की ऐसी रणनीति बिछाई कि रूसी उसमें उलझते चले गए और उन्हें कंपनी से हटाकर टाटा स्टील का चेयरमैन रतन टाटा को बना दिया गया। टाटा केमिकल्स, ताज होटल्स के चेयरमैन बनने के लिए भी रतन टाटा ने सूझबूझ, कनेक्शन और कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने टाटा सन्स के लिए काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए। उन्होंने नए पदों पर यंगस्टर्स के कंधों पर जिम्मेदारी दी। रतन टाटा के इन इफेक्टिव फैसलों का असर यह रहा कि टाटा कंसल्टेंसी टॉप पर पहुंच गई। टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई। रतन टाटा ने सन 1998 में व्हीकल सेगमेंट में हाथ आजमाया और टाटा इंडिका को लॉन्च किया। बाजार में यह कार कुछ खास असर नहीं दिखा पाई और कार एक्सपर्ट्स ने भी इस कार में काफ़ी टेक्निकल इश्यूज निकाले। बड़ा नुकसान झेलने के बाद बोर्ड ने रतन टाटा को यह कंपनी बेचकर घाटे की भरपाई करने की सलाह तक दे दी। रतन टाटा ने इसे मान भी लिया और वो अमेरिका जाकर फोर्ड के ऑनर बिल फोर्ड से मिले। बिल को उन्होंने अपनी कार कंपनी बेचने का ऑफर दिया। इस मीटिंग में बिल फोर्ड ने रतन का मजाक उड़ाया और यहां तक कह दिया कि कार बनानी ही नहीं आती तो इस धंधे में आए क्यों हो। इस कंपनी को खरीदकर हम तुम पर एहसान कर रहे हैं। फोर्ड का यह ताना रतन टाटा को तीर की तरह चुभा। वो बिना किसी डील के ही अपनी टीम के साथ भारत लौट आए। रतन टाटा ने फैसला किया कि अब वो ये कंपनी बेचेंगे नहीं बल्कि अपने ब्रांड को सबसे बेहतर बनाएंगे। कार को बेहतर बनाने की रिसर्च में वो जुट गए और आखिर टाटा कार्स पर मार्केट ने भरोसा जताया। वक्त पलटा और जिस कार कंपनी के मालिक ने अपने ऑफिस में रतन टाटा का मजाक उड़ाया था उसके दिवालिया होने के दिन आ गए। फोर्ड को इतना घाटा हुआ कि फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड ने कंपनी को बेचने का फैसला किया। 2008 में टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर को बिल फोर्ड से $2.3 अरब में खरीद लिया। 31 जनवरी 2007 को रतन टाटा की अध्यक्षता में टाटा सन्स ने स्टील और एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर करने वाली एंग्लो डच कंपनी कोरस ग्रुप को टेक ओवर किया और इसके साथ ही वो भारतीय व्यावसायिक जगत की सबसे जाने मानी हस्ती बन गए। इस अधिग्रहण के बाद टाटा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। रतन टाटा ने सिर्फ 1 लाख रुपए में मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कार का सपना देखा था, जिसे 10 जनवरी 2008 में उन्होंने ऑटो एक्सपो में नैनो के साथ लॉन्च किया। हालांकि सिंगूर कंट्रोवर्सी के बाद इस सपने में ग्रहण भी लगा था, लेकिन तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद से वो इसे अहमदाबाद लेकर पहुंचे और लोगों से किए अपने वायदे को पूरा किया। टाटा सन्स में रतन टाटा का हिस्सा सिर्फ 1% का है। तकरीबन $120 मिलियन की कंपनी में 66% हिस्सेदारी जन कल्याणकारी ट्रस्टों के पास है। इन ट्रस्टों को सहायता राशि टाटा परिवार ही देता है। 1991 से लेकर 2012 तक रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और 28 दिसंबर 2012 को इससे रिटायर हो गए। उनके बाद इस ओहदे के लिए 44 साल के साइरस मिस्त्री को चुना गया। टाटा समूह के साथ काम करने की चाहत में जब जापानी टेलीकॉम कंपनी एनटीटी डोकोमो भारत आई तो एनटीटी डोकोमो ने टाटा में 26.5% की हिस्सेदारी के साथ लगभग 13,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। इस इन्वेस्टमेंट के साथ ही टाटा ने एनटीटी डोकोमो के साथ एक वादा किया कि जब भी एनटीटी डोकोमो जाना चाहेगी तो वह उसे उस वक्त की मार्केट वैल्यू के हिसाब से हिस्सेदारी वापस करेगा। टाटा डोकोमो चल नहीं पाया और कंपनी नुकसान में जाने लगी। एनटीटी डोकोमो ने टाटा से कहा कि वह उनके लिए कोई दूसरे बायर की तलाश कर दे, लेकिन टाटा समूह ऐसा भी नहीं कर पाई। उस वक्त तक साइरस मिस्त्री चेयरमैन के पद पर आ चुके थे। साइरस मिस्त्री ने उस वक्त की मार्केट वैल्यू के हिसाब से एनटीटी डोकोमो को रिटर्न देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा करना घाटे का सौदा होगा। एनटीटी डोकोमो ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। टाटा समूह की साख पर कोई दाग लगे ऐसा रतन टाटा को मंजूर नहीं था। 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से हटा दिया गया। 28 फरवरी को टाटा सन्स और एनटीटी डोकोमो ने कोर्ट में एक साथ संयुक्त याचिका दायर की
और सिर्फ एक दिन में ही रतन टाटा ने मामले को आपसी समझौते से सुलझा दिया। रतन टाटा को 2000 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म भूषण मिला और 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण दिया गया। साल 2008 में 26/11 में आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल पर हमला किया था। इस हमले में होटल में रह रहे जितने भी लोग घायल हुए उन सब का इलाज टाटा से ही करवाया गया। होटल के आसपास ठेला लगाने वाले जिन लोगों को नुकसान हुआ उन सब की मदद टाटा सन्स ने की। ताज होटल जितने दिन बंद रहा कर्मचारियों के उतने पूरे दिन की सैलरी दी गई। रिटायर होने के बाद भी रतन टाटा टाटा ग्रुप के चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। वो ऑटोमोटिव पोर्टल, पेटीएम, शाओमी, ई कॉमर्स और ऐसे ही इनोवेटिव स्टार्टअप्स में अब भी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं।